सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है प्रदीप अग्रवाल। बूंदी राजस्थान से ये कुंडली आई है और ये वो कुंडली है ये वो कार्यक्रम है जो 2 हिस्सों में जाता है। ये पहला हिस्सा है और इसी कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा आपको आज ही के शाम में मिलेगा। मतलब ये कुंडली, अभी लग्न कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं, शाम के कार्यक्रम में इसी कुंडली के नवांश और दशमांश के साथ उपस्थित होऊंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मेरा जो नया चैनल है नकुल पाराशर शॉर्ट्स के नाम से, उसे आप जरूर ही देख लीजिए। सर्च करेंगे तो वो सर्च में आने लगेगा, उस पे मेरे शॉर्ट्स जाते हैं। इस चैनल पे शॉर्ट्स नहीं जाते। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भगवान मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति की सबसे बड़ी बात। भगवान मनु की दिव्य कीर्ति के रूप में जानी जाने वाली, सनातन सिद्धांत को बल देने वाली और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी संविधान की संरचना उन्होंने करी है जिसका नाम मनुस्मृति है। उसमें ऐसी बात है, सतयुग में किसी भी व्यक्ति की आयु 400 वर्ष मानी गई है या होती थी। त्रेता में 300 वर्षों की आयु लेकर के मनुष्य पैदा होता था। द्वापर में यह घट करके 200 वर्ष हो गया और कलयुग में 120 या 100 वर्ष। कम से कम आपको कलयुग के प्रत्येक प्राणी को 100 वर्ष की आयु जीनी ही होती है और उसे जीना ही चाहिए। आयु को लेकर के भगवान शंकराचार्य की बात एक आपको बता दूं, अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु 100 वर्ष तक हो जाती है, मतलब 100 वर्ष के बाद होती है, तो उसे सामान्य मृत्यु कहा जाता है। जब वही व्यक्ति 70 वर्ष से पहले मर जाता है, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब उसे अकाल मृत्यु का दोष लग जाता है। और 70 वर्ष के बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे अकाल मृत्यु का दोष नहीं लगता। समझ में आ गई होगी बात। परंतु प्रत्येक व्यक्ति कितनी आयु जिएगा ये उसके पिछले जन्म के कर्म के आधार पर तय होता है। 70 वर्ष की आयु से पहले अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे अकाल मृत्यु के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद जब कभी उसकी मृत्यु होती है तो उसे अकाल मृत्यु का दोष नहीं लगता। तो मैं ये भी बोल रहा था कि किसी भी व्यक्ति की आयु वो कितनी भोग रहा है वो उसके पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पर तय होता है, क्योंकि प्रारब्ध के 3 फल होते हैं जिसमें मैंने बताया था वो योनि कौन सी धारण करता है, जीव कौन सा बनता है, कितनी आयु जीता है, उसने उस योनि का भोग कितना किया, और तीसरा किस प्रकार से जीता है, रोग होकर के, रोग से युक्त होकर के या कैसे, वो तीसरी बात है। ये बात यहीं तक आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भगवान राम ने अपने सत्कर्मों के आधार पर इतना ज्यादा उन्होंने धर्माचरण किया था, सत्कर्म से युक्त होकर के अपना जीवन जिया था, मर्यादा से युक्त होकर के अपने जीवन का निर्वाह किया था, तब जाकर के उन्होंने अपनी आयु बढ़ा ली थी कम से कम 10,000 वर्ष। ठीक इसी तरीके से हम भी अपनी आयु बढ़ा सकते हैं अपने सत्कर्म और मर्यादा से युक्त होकर के। जैसे साधु संत जो होते हैं, सन्यासी, वो अपनी आयु में वृद्धि कर डालते हैं। देवराहा बाबा, परम पूजनीय देवराहा बाबा, उन्होंने अपनी आयु में वृद्धि कर डाली थी। लगभग एक उम्र के, एक पीढ़ी के जितने भी लोगों ने उन्हें देखा था, सबने उनको उसी अवस्था में देखा था, सबने उनको उसी अवस्था में देखा था। ब्रह्मलीन बड़े अद्भुत संत थे। आजकल उनके जैसा बड़ा दिव्य संत तो बड़ा कम ही देखने को मिलता है। वैसे हैं, ये भारत वर्ष जो है वो संतों से खाली नहीं रही है, पर सब अपने अपने संतप्त के क्षेत्र में और अपने अपने सिद्धियों के मामले में एक से बढ़कर के एक हुए हैं। यहां यह धरती कभी भी संत और महात्माओं से खाली नहीं रही है। खास करके हमारा सनातन सिद्धांत जिसको मानता आया है, सनातन धर्म जिसे कहा जाता है। शुरू करते हैं। यह कुंडली विस्तार वाली है, इसमें आपको बहुत सारी झांकियां देखने को मिल जाएंगी। कन्या लग्न की कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति के साथ साथ धन भाव के अधिपति के साथ बुध बैठे हैं। आपकी भी कुंडली में अगर भाग्य भाव के अधिपति के साथ लग्नेश बैठे हों, लग्न के अधिपति बुध और भाग्य भाव और धन भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं,
ये और धर्म भाव को देख रहे हैं, ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास धनवान पर प्राइवेट सेक्टर से धन कमाने का योग बनेगा, क्योंकि धन भाव का अधिपति तीसरे भाव में बैठा है और इनकी कुंडली का चंद्रमा पापक ग्रह है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अगर धन कमाएगा भी तो बचाने की स्थिति में, अगर सरकारी नौकरी में भी जाएगा तो धन बचाने में उसको दिक्कत होती है और कई बार ऋणानुबंधन में भी जाता रहता है, ऋण वगैरह से भी उसका लेन देन बना रहता है। 12वें भाव में गुरु के साथ राहु का बैठना, मंगल भी साथ में बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए होते हैं तृतीय भाव के अधिपति, यानी कि पराक्रम भाव के अधिपति, पराक्रम के कारक। मंगल ने उसको देखा भी है तो पराक्रमी तो जातक हो जाएगा, छोटे भाई बहन का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि यहां दो दो शुभ ग्रह बैठे हैं। पर तृतीय भाव में 2 शुभ ग्रहों का बैठना बहुत अच्छा नहीं होता है, पर भाग्य के लिए वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि प्राप्त कर रहा है और इस भाव का अधिपति शुक्र भी उसे देख रहा है। केंद्र और त्रिकोण का योग लगेगा, पर यहां भी जातक की कुंडली व्यवसाय करने वाली ही बन रही है। तो गुरु और मंगल के साथ राहु का बैठना, गुरु 12वें हैं मित्र की राशि में, मंगल मित्र की राशि में, पर इन दोनों के साथ राहु का बैठना व्यक्ति के व्यय में व्ययातिरेक करने का योग लगाएगा, मेहनत करने पे मजबूर करेगा और कई बार जातक को उसके ही प्रभावों से वंचित करेगा, उसके परिणामों से वंचित करेगा। अब मेहनत ज्यादा खोजेगा और कई बार आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब कभी भी वो मेहनत करने के बाद बैठा रहेगा अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए या अपने फल को प्राप्त करने के लिए, तब उसका बट्टा कट करके उसको मिलेगा, मतलब तब उसको थोड़ा कम मिलेगा। ये दूसरा। तृतीय भाव में अकेले बैठे हैं सूर्य और जिसके अधिपति बैठे धन भाव में, मतलब धन भाव में नीच के सूर्य का बैठना धन भाव को कमजोरी देगा। इसके कारक 12वें राहु के साथ बैठे हैं, इस वजह से कई बार गड़बड़ी भी होगी, किसी भी तरीके से धन से संबंधित समस्या निश्चित रूप से होती है, जैसे बजट की समस्या हो, कोई भी जब खर्च करने चले तो थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर दिखती है वैसा। और यहां लग्न में शनि चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को मति भ्रम की स्थिति में डालेगा और साथ ही साथ अगर चंद्रमा कन्या राशि के नहीं होते तो और भी गड़बड़ होती है। हालांकि ये बात मैं बता दूं तो बहुत अच्छी बात तो यहां ये भी नहीं है, कन्या राशि का चंद्रमा लग्न में बहुत अच्छा तो नहीं ही होगा। वस्तुतः अगर लग्न का अधिपति तृतीय भाव में नहीं बैठा होता और कन्या राशि की कुंडली के लिए 6वें भाव के अधिपति होकर के लग्न में शनि नहीं बैठे होते तो व्यक्ति को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसका जीवन और भी ज्यादा थोड़ा आसान हो जाता और उसके पराक्रम का परिणाम भी उसको यथावत बड़ी आसानी से मिलता रहता। परंतु लग्न में शनि और चंद्रमा में डिग्री देखिए, 1 डिग्री के शनि है और 15 डिग्री के चंद्रमा, द्रुतगामी ग्रह चंद्रमा है, ये जल्दी जल्दी चलता है, पर शनि मंदगामी ग्रह है। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा वहां जल्दी जल्दी अपनी राशि को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, पर शनि वहीं स्थिर है। इसका अर्थ होगा कि विषदोष तो नहीं लगेगा, पर वस्तुतः व्यक्ति के काम रुकेंगे अवश्य, काम रुकेंगे अवश्य, मेहनत भी बढ़ानी होती है, प्रतियोगिता भी जीवन में मिलता रहता है, पराक्रम भी ज्यादा करना पड़ता है, गंभीर भी हो जाता है, दुखी भी हो जाता है, चिंतित भी हो जाता है और किसी न किसी वजह से बेवजह की परेशानियों में उलझता भी रहता है। पर इसके अतिरिक्त व्यक्ति गंभीर काम करके धन कमाने वाला होता है और धन भाव में नीच के सूर्य, जिनका नीच भंग शनि ने किया है अपने आप को केंद्र में रख करके, इसके कारण दोहरी नीति अपना करके व्यक्ति को धन कमाना पड़ता है, कोई ऑप्शन अवश्य चुनना पड़ता है। कई बार एक जगह से नहीं दूसरी जगह, जीवन का आरंभ भी हो सकता है थोड़े विलंब से ही होता हो। तो ये जो अर्थ बनेगा, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर हो सकती है। लग्न में समसंख्या की राशि का बनना पुरुष जाति की कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। कन्या लग्न के लोग भरोसेमंद उतने ज्यादा नहीं होते जितने धनु या कुंभ वाले हो सकते हैं या सिंह वाले हो सकते हैं। यहां पे इतनी सारी समस्या, लगातार विचारों का बदलना, भावों का बदलना, लोगों से मित्रता, कभी शत्रुता, ये सब जीवन के बहुत ही सामान्य घटनाएं हो जाती हैं। तो ये इतनी बात है। भाग्य भाव के अधिपति का भाग्य को देखना पहली अच्छी बात, लग्न में चंद्रमा का बैठना दूसरी अच्छी बात है। तीसरी अच्छी बात होगी जन्म कुंडली में पंचमेश का लग्न में बैठना। चतुर्थ भाव की स्थिति बनेगी तो दशम भाव के अधिपति का तृतीय भाव में बैठना, शुक्र के साथ केंद्र त्रिकोण का योग, लेकिन तृतीय भाव में, इस वजह से व्यापार में व्यक्ति को सफलता मिलते देखी जाती है। गुरु और मंगल का 12वें एक साथ बैठना, 2 परम मित्रों का मित्र की राशि में, इसे भी
कुछ हद तक मैं अच्छा ही कहूंगा, बहुत ज्यादा बुरा नहीं कहूंगा। हालांकि गुरु का 12 में बैठना सिंह राशि में उतना बढ़िया नहीं होगा, वहां वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमजोर करने का काम करेंगे। पराक्रम भाव में बुध और शुक्र का बैठना उतना बढ़िया नहीं कहूंगा। कारण है क्योंकि तीसरे भाव में शुभ ग्रहों का बैठना बहुत अच्छा नहीं होता है। शुभ ग्रह का या तो केंद्र में बैठना या तो त्रिकोण में बैठना बहुत अच्छा होता है। हालांकि सम संख्या की राशि में 2 4 6 8 सम संख्या की राशि में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होता है। इस आधार पर यह भाव जरूर ही जातक को भाइयों का, उसके कम्युनिकेशन का, उसके मेहनत के फलों का देर सवेर परिणाम अवश्य दे देता है, पर आरंभ में उसको मशक्कत झेलनी पड़ती है। यह कुंडली का टोटल हो सकता है, पर इसके अतिरिक्त मैं आपको अभी इनकी कुंडली के पंचांग से मिला देता हूं। अंगिरा संवत्सर में इनका जन्म हुआ है 2036 विक्रम संवत, शक संवत 1901। अंगिरा संवत्सर में जन्मे लोग प्रायः सुखी, विनोदी और धैर्य से युक्त जीवन जीने वाले होते हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति को अपने पिता के साथ संबंधों को मजबूती देने की आवश्यकता होगी। वैसे इस भाव के अधिपति और सूर्य का प्रभाव इनकी कुंडली में पिता के प्रभावों को कमजोर ही करते देखा जा रहा है। 3 तरीके से, गुरु भी बाहर, सूर्य भी नीच के और शुक्र भी या बुध भी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में। यह ठीक नहीं होता। मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, यानी कि पिता भाव के अधिपति बुध के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि और मंगल की चौथी दृष्टि, और पिता का कारक सूर्य नीच के, पिता के आशीर्वाद का कारक गुरु 12 में। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की जो सामाजिक छवि है, अगर पिता उपस्थित हैं तो भी थोड़ी गड़बड़ अवश्य हो सकती है। हमें अपने सामाजिक गतिविधियों पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता होगी और किसी भी तरीके से अपने निर्णयों को बार बार बदल करके अपने ही ऊपर टांगी चलाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आपको कभी भी अपने आप को एकदम अकाट्य सत्य बोलने वाला, एकदम बिल्कुल मर्दाना जिसको बोलते हैं ना, एकदम पुरुष है, जिसके अंदर पुरुषोचित गुण है, जो कह दिया सो कह दिया, और वक्त बदलने पे व्यक्ति में बदलाव ना हो। वक्त बदले पर व्यक्ति जस का तस रहे और हमेशा ही उसका प्रभाव और व्यक्तित्व चौड़ा और वृहद आकार वाला ही रहे। पुरुषोचित गुणों से युक्त रखे अपने आप को, क्योंकि कन्या लग्न वाले प्रायः बड़े छल बदलने वाले होते हैं। हेमंत ऋतु में जन्मे होने से कई बार व्यक्ति अपने ऊपर काम नहीं करता, पर वही काम दूसरों के लिए कर देता है। कई बार आप खुद के लिए जब वही काम करना होता है तो थोड़े आलस्य से युक्त हो जाते हैं, पर वही काम जब दूसरे के लिए करना होता है तो तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। ये काम अगर करना है तो खुद को बदलने के लिए कर लेना चाहिए। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं होते, ये पापक ग्रह होते हैं, और ऐसी अवस्था में जातक के जीवन में कई बार समस्याएं धन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, उम्र को लेकर के, रोग को लेकर के, विपरीत परिस्थितियों को लेकर के, बजट की समस्या को लेकर के, और कई दफा व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्यान्वित होते देखा जाता है। ये बात अलग होगी कि आपकी कुंडली के केंद्र में और खास करके लग्न में चंद्रमा बैठा है और गुरु से द्विद्वादश के संबंध में है, जिसके कारण व्यक्ति कई बार सलाह दूसरों से नहीं लेता है, खुद के ही सलाह पे आगे बढ़ता जाता है, बाद में चलकर के पश्चाताप की अग्नि में जलता है। कारण क्योंकि मंगल और बुध का संबंध एक साथ चौथे 10वें का बन रहा है। आने वाले दिनों में मैं आप लोग को यह भी बताऊंगा कि मंगल से चौथे बुध के बैठने का प्रभाव क्या होता है। वैसे वो कुछ हद तक अच्छा भी होता है, लेकिन चंद्रमा से ठीक पीछे 3 ग्रह बैठे हैं, जिसमें से गुरु और मंगल, ये व्यक्ति को कभी भी बार बार उसी गलती को करने वाला भी बना सकते हैं। ये अवस्था आपको बार बार नुकसान में डाल सकती है, क्योंकि आपका सूर्य कमजोर है, मंगल जन्म कुंडली में सिंह राशि के राहु के संग बैठे हैं। उद्वेगी न बनिएगा और दाम्पत्य के साथ कभी भी बहुत ज्यादा विक्षोभ पैदा मत करिएगा। आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, इस वजह से ये कुंडली संतति से हीन नहीं होगी, संतति है। व्यावसायिक कुंडली होगी क्योंकि हस्त नक्षत्र में बैठा है व्यक्ति और व्यापारिक दृष्टिकोण लेकर के चलता है। प्रीति योग में जन्मे होने से सबको प्रेम देना चाहता है, मतलब व्यक्ति के पास प्रेम है और वो वस्तुतः थोड़ा बिल बिलाते हुए भी नजर आता है कई बार प्रेम पाने के लिए। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में सात्विकता रहेगी और साथ ही साथ राजसिक प्रभावों को भी देखा जाएगा। राजसिक प्रभाव को इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वैश्य वर्ण वाले बहुत अच्छा संतुलन बना लेते हैं और उनको पता होता है कि उनको फायदा कहां से होने वाला है। या कई बार कन्या लग्न की कुंडली वणिक स्वभाव की हो जाती है और उनको व्यापार करना बड़ा उत्तम और उत्तमोत्तम लगता है।
लग्न में कन्या राशि का बनना, चंद्रमा का लग्न में ही होना आपकी सफलता को कई गुना वृद्धि में रखेगा और निस्संदेह आपको ऋण से मुक्त भी करेगा। क्योंकि 12वें भाव के अधिपति अगर धन भाव में नहीं बैठे होते तो आप ऋण में नहीं जाते। 12वें भाव में अगर मंगल नहीं बैठे होते तो आपका पैसा नहीं फंसा होता। पर ये जो दोनों ही स्थितियां बनी हैं वो व्यक्ति के जीवन में इसी के कारण बनी है क्योंकि उसकी कुंडली में गुरु 12वें, सूर्य नीच के, सूर्य 12वें के अधिपति होकर के धन में और मंगल 12वें में राहु के संग बैठे हैं। वैसे आपकी कुंडली में शत्रुओं से डरने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है क्योंकि यहां गुरु और मंगल का प्रभाव होगा। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग अगर बनेगा तो गुरु और शनि के प्रभावों को देखिए। गुरु और शनि क्रमशः कहां है? गुरु 12वें, शनि लग्न में, तो सरकारी क्षेत्र का अधिपति लग्न में बैठा है। इस वजह से व्यक्ति को सरकार से लाभ भी मिलते देखा जाता है। इनकी कुंडली में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजों का दर्शन कराता हूं। जैसे याद रखिएगा, ये सूत्र है, मैंने कुछ कार्यक्रम में बताया भी था शायद, कि चंद्रमा से ठीक पीछे अगर गुरु बैठे हों, चंद्रमा से ठीक पीछे अगर गुरु बैठे हों और वो गुरु 12वें बैठे हों, 12वें भाव में बैठे हों और चंद्रमा लग्न में बैठा हो, लग्न में चंद्रमा बैठा, गुरु 12वें बैठे और 6वें भाव को देख लिए। अगर यही बात इतनी सी आप देखेंगे खाली, तो चंद्रमा के ठीक पीछे गुरु के बैठने से शकट योग लगेगा। जो जातक को मैंने बात कही थी जिद्दी वाली, वो उसी का प्रतिफल कहा था। पर बात अब यहां यह हो जाती है कि अगर चंद्रमा के ठीक पीछे गुरु हो और 6वें भाव को देख रहे हैं, इसे शकट भंग योग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे शकट भंग योग कहते हैं। अब इसका प्रभाव यह होगा कि अब व्यक्ति उलझने वाला नहीं होगा। अब इसका प्रभाव यह होगा कि शकट योग के कारण जो आर्थिक परिदृश्यों में गड़बड़ी देखने को मिलती है, जो उसके वैचारिक मतभेद बनते रहते हैं, जो बंधु बांधव का प्रेम उसको कई बार कमजोर मिलता है, वो अब नहीं होगा। मतलब अब यहां पे व्यक्ति बिल्कुल ही व्यवस्थित हो जाएगा। दूसरी बात है, केंद्र में आप जब देख रहे हैं तो 3, 6, 9 और 12 की राशियां बनी हैं। ये क्रमशः चारों ही राशियां द्विस्वाभाविक और चारों ही राशियां शुभ ग्रहों की राशियां होती हैं। केंद्र में शुभ ग्रहों की राशियों का बनना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। केंद्र में पापक ग्रहों की राशियों का बनना अच्छा होता है और केंद्र में पापक ग्रहों का बैठना भी शुभदायी ही होता है। यहां शनि चंद्रमा के साथ बैठे हैं, यहां चंद्रमा भी पापक ही हैं। इस वजह से केंद्र में 2 पापक ग्रह बैठ गए। अब कारण यह होगा कि जब कुंडली की बल की स्थिति को ढूंढने चलते हैं तो 5वां भाव खाली, 9वां भाव खाली, 7वां भाव खाली, 4th भाव खाली और 10वां भाव भी खाली। हाँ, 4th भाव भी खाली और 9वां भाव भी खाली। तो बहुत सारे भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खाली, 1, 2, 3, 4, एक यहां, पर इसे भी खाली ही कहेंगे। तो यानी कि 4 घर में ही सारे ग्रह बैठ गए। अब इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को कई बार अवसर चूकने की प्रवृत्ति बन जाती है क्योंकि लग्न में द्विस्वाभाविक राशि बनी है। तो जातक अब अपने बल पर ही कुछ करना चाहेगा, उसको किसी के द्वारा दी गई वस्तु पसंद नहीं आएगी। अपने पराक्रम के बल पे इकट्ठा किया हुआ धन ही उसे बहुत ज्यादा शोभा देता है और उसकी शोभा भी बढ़ाता है। लग्न में द्विस्वाभाविक राशि बनी है, मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था, आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि चंद्रमा द्विस्वाभाविक राशि में है या चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव में। इसमें मैंने बात कही थी, व्यक्ति दानी होता है, सुरम्य होता है, सुंदर होता है, वशिष्ठ होता है, विशिष्ट होता है, गुणग्राही होता है, दाता होता है, दानी होता है, परोपकारी होता है, गुणी और गुण को समझने वाला होता है। ये सारी बातें एक साथ जन्म कुंडली के चंद्रमा के लग्न में बैठने और केंद्र में 3, 6, 9, 12 की राशियों के बनने के कारण हो जाएगी। 7वें भाव के अधिपति का मंगल के साथ 12वें जाना, सप्तमेश अष्टमेश का 12वें जाना, ये योग जातक को कई बार व्यापार में थोड़े बहुत नुकसान के साथ और पत्नी के साथ संबंधों को कभी कभी कटुतापूर्ण रखने के लिए काफी होगा। कई बार व्यक्ति प्रेम करता है पर बोलता नहीं है और कई बार वो उसे एडमिट नहीं करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। चाहे आप विदेश चले जाएं, हो सकता है आप भौतिकी उन्नति खूब कर लें। मतलब मेरी बात परसों दिन किसी से हो रही थी, अमेरिका की कुंडली थी
अब अमेरिका में उनका 5 स्टार होटल, अब सोच के देखिए कि भारत के 5 स्टार होटल में, या 5 स्टार होटल नहीं तो सामान्य भी अगर होटल हो, तो अमेरिका में होटल का कारोबार और बहुत अच्छा चले, मतलब समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना कैसा धन वाला है। पर ऐसी अवस्था में मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर किसी की भी बात कर रहा हूं कि आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जा सकते हैं। हो सकता है वहां जाकर के वहां की परंपराओं का निर्वाह भी करने लगे, पालन भी करने लगे, उसी के जैसा हो भी जाए, वहां की सभ्यता को अपने ऊपर चादर में डाल लें, अपने ऊपर वहां की सभ्यता डाल लें। पर फिर भी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारे भारत की संरचना ऐसे हुई है, यहां के पूर्वजों का बल इतना है कि आप वहां जा करके इसे भूल नहीं सकते। दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब मुझे लोग कुंडलियां दिखाते हैं तो कहते हैं कि पंडित जी आ तो गए, धन तो कमा लिया, पर वस्तुतः इसमें यहाँ पे परिवार को छोड़ रखा है। यहाँ ना तो मेरा बेटा मुझसे बात करता है, ना तो मेरी पत्नी बहुत अच्छे से मेरे साथ समय बिताती है, सब अपने आप में मशगूल और मस्त हैं। तो इस धन का क्या फायदा भाई साहब? विचार करने की बात है। उस धन का कोई अर्थ नहीं है जिसने आपसे आपके परिवार छीन लिए और उनके साथ वक्त भी नहीं बिता सकते। विदेशों में यही होता है, आप कभी भी किसी के होके नहीं रहते। भारत में कम से कम इतनी बात है, अब हालांकि ये भी बदलने वाली बात है, यहां भी बदलाव बहुत ज्यादा तेजी से है। यहां पे आप कभी भी किसी के नहीं हो रहे हैं। पर मैं ये बात कहता हूं, अपने लोगों के साथ वक्त बिताइए। जब कभी भी खाली समय मिले, अपने माता पिता के साथ बैठ करके उनके साथ 2-4 अच्छी बातें, सुखद बातें कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, कहीं घूमने के बारे में सोच लीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनको सुनिए। जितना ज्यादा अनुभव आपको इंटरनेट का रील नहीं देगा, उससे कहीं गुना ज्यादा आपको आपके माता पिता के पास बैठ करके उनके बीती बातें उनसे सुनने को मिल जाती हैं। उनके पहले जमाने के, उनके समय का काल कैसा रहा था, कैसे चीजें बीतती थी और कैसे होता था, इस पे बहुत सारी चीजें विचार करने की आवश्यकता है कि हम दूर जा रहे हैं, हम भाग रहे हैं तो कितना भाग रहे हैं, और कहीं इतनी तीव्रता में हमारी भागम भाग की स्थिति न हो जाए कि हम वापस जहां से चले थे वो भूल ही गए कि अरे वो हम कहां से चले थे, कहां आ गए, विचार बनता ही नहीं है, कहां स्थित हो गए, हमारा घर कहां गया, हमारा गांव कहां गया। अब बात जरा है, आने वाली है होली, और समझने की बात यह है कि पहले तो लोग होली में भी घर पे आ जाते थे सब परिवार, अब तो होली में भी नहीं आते, दिवाली भी दूर ही मना लिया, छठ पर्व तो बीत ही जाता है बाहर रह करके, तो घर परिवार के लोग भी छूट गए। मैं कहाँ बहने वाला था, कहाँ बह रहा हूँ, कुंडली देख रहा था, कहाँ निकल गया। तो कहने का अर्थ है आप लोग भी कम से कम, मेरे कहने का अर्थ इतना है, मैं आप लोगों से विनय करता हूं कि अपने परिवार को समय दीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए और प्रेम से बिताइए। त्योहारों में एक साथ मिलिए, क्योंकि वक्त कब किसके साथ कहां खत्म हो जाने वाला है कोई जानता नहीं है। भगवान ने सबकी आयु सुनिश्चित की है, पर उस वक्त को हमें जितना ज्यादा हो सके प्रेम से जीने की आवश्यकता है। ये संदेश हो सकता है। लग्न के अधिपति का तीसरे में जाना बहुत अच्छा नहीं होता है। धन के अधिपति का पराक्रम में जाना, मेहनत प्राइवेट सेक्टर से, क्योंकि दशम भाव के अधिपति भी यहीं बैठ रहे हैं, धन भाव के अधिपति भी यहीं बैठ रहे हैं। मंगल की दृष्टि है दशम भाव के अधिपति के ऊपर, जो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के और लग्न के अधिपति, अष्टम भाव के अधिपति होने के साथ साथ तृतीय भाव के अधिपति हैं। इन्होंने आपकी मेहनत हर बार बढ़ाई है। इस कुंडली में बजरंग बली की पूजा आवश्यक होगी। तृतीय भाव के अधिपति का तीसरे भाव को देखना छोटे भाई बहनों का सुख देगा, कम्युनिकेटिव बनाएगा, मेहनत करने का बल देगा। मिलता ना रहे फिर भी व्यक्ति लगा रहता है, कम से कम इतनी तो शक्ति है। चतुर्थ भाव के अधिपति का चतुर्थ भाव को देखना, अष्टम भाव के अधिपति के साथ जाने से व्यक्ति को चल अचल संपत्ति बनाने में दिक्कत होती है, पर वस्तुतः वो मिल जाता है और वो व्यक्ति बनाता है। भौतिकी सुख सुविधाओं का अंबार भी लगता है। माता पिता का सुख, व्यक्ति को पिता से ज्यादा माता के सुख में देख रहा हूं। पंचम और छठवें भाव के अधिपति होकर के लग्न में शनि का बैठना व्यक्ति को ज्ञानी, वैरागी, लड़ाका, साहसी, बुद्धिमान बनाने के साथ साथ नौकरी पेशा और व्यवसाय में दो लोगों के साथ जुड़ करके भी व्यवसाय, हालांकि विष दोष का प्रभाव तो नहीं है, पर इस भाव को झेलना जरूर पड़ेगा, जिसके कारण व्यक्ति के कार्य और व्यक्ति के व्यापार में कभी कभी रुकावटें देखने को मिलती हैं। सप्तम भाव के अधिपति अष्टम भाव या अपने भाव से 6 घर आगे आगे पीछे बैठे हैं। किसी भी भाव के अधिपति का अपने से 6 घर 8वें आगे पीछे जाना अच्छा नहीं होता है। इस वजह से
और उस भाव पे राहु केतु का प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव है, सप्तमे षष्टमे से एक साथ बैठ रहे हैं। ये गड़बड़ी कई बार व्यक्ति को रोजगार में पैदा करने वाली दिखा जाएगी, समस्याएं देखने को मिलती हैं। कई बार मैंने वही बात कही कि पत्नी प्रेम करती हैं पर एडमिट नहीं करती, और कई बार उन्हें पेट का रोगी, और कई बार स्वास्थ्य से संबंधित, यहां भी जातक के जीवन में पेट से संबंधित समस्या, और कई बार नाभि के नीचे का क्षेत्र प्रभावित, कटी प्रदेश प्रभावित होते देखा जाता है। अष्टम भाव विपरीत परिस्थिति का निर्माण करेगा। मंगल इस कुंडली में कमजोर भाव के अधिपति हैं, खाली मेहनत करवा रहे हैं, दे कुछ और नहीं रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद खाली मेहनती बना रहे हैं। नवम भाव के अधिपति का शुक्र के साथ लग्न और भाग्य का एक साथ बैठना व्यक्ति को पराक्रमी बनाने के साथ साथ बुद्धिमान, यशस्वी, परोपकारी और गुणग्राही होने के साथ साथ दूसरे भी धर्म को सामान्यतया समान आदर से देखना, लेकिन धर्मांध नहीं बनने देता है। व्यक्ति कभी भी किसी की बातों पे ऐसे ही भरोसा नहीं करेगा। हां, निस्संदेह वो पूजक होता है, समाज के उत्कृष्ट और श्रेष्ठ लोगों की पूजा करता है, गुरुजनों में श्रद्धा रखता है, मंत्रों में विश्वास रखता है, वेद शास्त्र आदि इन सब चीजों के पठन पाठन में और उनको सुनने में भरोसा जागृत है। और व्यक्ति दूसरों के लिए निरंतर सोचने वाला होता है, और ऐसा करके भी आप ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति दूसरों के लिए परोपकार ढूंढता है कि कैसे करने को मिलेगा, दान कैसे किया जाए, लोगों की सेवा कैसे की जाए। ये सारी बातें आती रहती हैं। ना चाहते हुए भी कई बार व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है, और व्यय कई बार वो दूसरों के लिए भी कर देता है, जिसमें उसका ही धन गीला होता है। दशम और लग्न के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठना लग्नेश को बहुत ज्यादा बल नहीं देगा, क्योंकि उस पर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, उल्टे मंगल से दृष्ट है जो इस कुंडली के अष्टमेश है। साथ ही साथ राहु केतु से केंद्र में लग्नेश के होने के कारण, केंद्र में है ना, 4 घर पीछे 4 घर आगे, तो इस वजह से केंद्र में होने के कारण, पर भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठने के कारण कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, पर उसके ठीक पीछे सूर्य के नीच होने के कारण थोड़ी गड़बड़ी भी पैदा होगी। सूर्य का नीच भंग शनि ने किया है। लग्नेश का तृक स्थान में जाना, दुह स्थान में जाना अच्छा नहीं होता है, ये बात मैं इतनी बता रहा हूं। एकादशवें भाव के अधिपति का लग्न में आना, शनि के साथ बैठना जो पंचमेश है, व्यक्ति को कई बार इधर उधर से भी धन कमाने के लिए लोभ और लालच पैदा करता होगा। पर यह कुंडली चूंकि पंचम और नवम भाव के अधिपति या पंचम और एकादशवें भाव के अधिपति के साथ युति कर रही है, इस वजह से आप चाहें तो शेयर सट्टेबाजी से धन कमा सकते हैं, पर चंद्रमा पापक है, बहुत ही संतुलित होकर के धन कमाने की आवश्यकता होगी, बाहर के किसी ऐसे सोर्स से जहां पे 2 रुपए लगा करके 20 रुपए कमाने का योग बनता हो। इस वजह से लालची मत बनिएगा। आपका चंद्रमा पापक है, ये कई बार आपको भ्रामक स्थितियों में डाल करके आपके ही अर्थ का नुकसान करवा सकता है। 12वें भाव में गुरु और मंगल का बैठना, कई बार व्यक्ति धर्म से संबंधित क्षेत्रों में काम करता है, धार्मिक कृत्यों में उसका निर्वहन करते हुए उसको देखा जाता है, और ये सारी ही स्थितियां जातक को संतुलित करने के लिए काफी होंगी। अगर गुरु की दृष्टि यहां नहीं होती तो यह राशि बलवती नहीं होती। अगर गुरु और मंगल का प्रभाव यहां नहीं होता तो व्यक्ति शत्रुओं से कभी भी जीतता नहीं, और अगर गुरु और राहु का प्रभाव यहां पे नहीं होता तो व्यक्ति का पेट खराब नहीं होता, कमजोर जो उसका नाभि का क्षेत्र होता है वो कमजोर नहीं होता। परंतु यहां से व्यक्ति को धर्म मिलेगा, और इस भाव के अधिपति के साथ गुरु का बैठना जो इस कुंडली में चतुर्थ और सप्तम के अधिपति हैं, व्यक्ति के डेली रूटीन में कहीं ना कहीं धर्म समाहित होता है, और वो चिंतन करने वाला होता है, और कई बार उसके छोटे भाई बहनों के कारण, बड़े भाई बहनों के कारण, कुटुंबजनों के कारण मतभेद में भी देखा जाता है, और कई दफा उसको इस ऐसी तरह की स्थितियों में उलझते हुए भी देखा जाता है। ये तो कुंडली के सामान्य फलादेश है, पर इस कुंडली में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 6वें भाव के अधिपति का लग्न में बैठना और एकादशवें भाव के अधिपति के साथ बैठना, ये भी तो बात है, क्योंकि शनि बैठे हैं सम संख्या की राशि में। शनि का 2 भावों का अधिपति बनना, सम संख्या की राशि में बनना, व्यक्ति की कुंडली में 6वें भाव का परिणाम शनि ज्यादा देंगे, मूल त्रिकोण राशि का वो परिणाम ज्यादा देंगे। इसका अर्थ है कि कई बार व्यक्ति को दारिद्र प्राप्त करते हुए भी देखा जाता है, जहां व्यक्ति एक बार उठेगा फिर पटकनी खाएगा, फिर उठेगा फिर पटखनी खाता है। और चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र उनका ही है, पर बार बार व्यक्ति अपने व्यवसायिक नेचर के कारण, साहसी और बलवान होने के कारण, क्योंकि 6वें भाव का अधिपति लग्न में बैठ करके व्यक्ति को साहसी बनाएगा, बार बार उठ खड़ा होने का बल देता है। अगर गुरु 12 में नहीं होते ना तो ये कुंडली ठीक हो जाती, अगर केंद्र में बैठ जाते ना तो और भी मजा आ जाता। जन्म कुंडली में धन भाव में अगर सूर्य नीच के नहीं होते ना तो कुटुंब से नुकसान नहीं होता, वाणी का प्रभाव और भी ज्यादा गीला हो जाता, मजा हो जाता, मजेदार हो जाता। पर ये सारी चीजें थोड़ी कमजोर है। आत्मबल, नेत्रों की समस्या,
मेहनत करने का बल, जानबूझ करके मेहनत करना है और करना ही है। इस कुंडली का अर्थ ही यही होता है। मंगल 12 में है फिर भी बलवान होंगे, गुरु 12 में है फिर भी ठीक होंगे, और सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं 29 डिग्री पे वो ढलान पे हैं, 29 डिग्री का ग्रह नीचे जाता है। लग्न में शनि बैठे हैं 1 डिग्री के, थोड़े ये भी कमजोर हैं। चंद्रमा है जन्म कुंडली में 15 डिग्री के अवस्थागत, ये पूरा परिणाम देंगे। मंगल आपकी कुंडली में 4 डिग्री के हैं, वो भी मतलब एक तरीके से 12 में ही है, 8वें भाव के अधिपति होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में कई बार चल अचल संपत्ति इकट्ठा करने में और दुश्मनों को हराने में दिक्कत होती है। कई बार आप जिससे लड़ते हैं उससे जीत नहीं पाते, हालांकि फिर भी व्यक्ति ऋण में नहीं रहेगा, ऋण से मुक्त हो जाएगा। ये बात भी मैं कह देता हूं। मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में कंफ्यूज ना करे, हालांकि उसने आपको अनुभव दिया है और मंगल को केतु की दृष्टि प्राप्त है। शतभिखा नक्षत्र में केतु स्वयं बैठे हैं और राहु जन्म कुंडली में मघा के बैठे हैं। ये दोनों ही स्थितियां जातक को बुद्धिशाली और बहुआयामी के साथ साथ बहुमुखी बनाने के लिए काफी होंगी। हालांकि 12वें घर का राहु आपको कई बार पचड़े में डालेगा, क्योंकि लग्न को कहीं ना कहीं आगे शुभ ग्रह नहीं है तो क्रूर ग्रह है और पीछे मंगल राहु बैठे हैं, तो लग्न का संपूर्ण लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता और कई बार वो थोड़ा बहुत जलता भी रहता है। क्लियर है? बुध आपकी कुंडली में ज्ञान दे रहे हैं और अनुभवों का लाभ दे रहे हैं, थोड़े दुखी भी बना रहे हैं और आपको कंप्यूटरीकृत और आजकल की शिक्षाओं को जानने और समझने वाला भी बना रहे हैं। इस कुंडली में गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनके पास बल है धर्म का, उनके पास बल है ज्ञान का, उनके पास बल है अनुभवों का और उनके पास बल है कि मुझे मेरा धन कैसे खर्च करना है। न चाहते हुए भी व्यक्ति को कई बार ऐसे जगहों पे पैसे लगाने का बल मिल जाता है या करना ही पड़ता है जहां उसको बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। यह भी स्थिति होगी। शुक्र ठीक ठाक है, वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं होंगे पर कम से कम इतने अच्छे तो हो जाएंगे कि वो भाग्य का बल आपको देंगे। दो शुभ ग्रहों का प्रभाव इस भाव पे है तो गड़बड़ नहीं है। सूर्य नीच के नहीं होते तो आपको और भी ज्यादा चारित्रिक मजबूती मिल जाती। गुरु अगर राहु के संग मंगल के साथ 12 में नहीं होते तो और भी धर्म का लाभ मिलता और भी भाग्य का सुख मिलता। भाग्य भाव के अधिपति शुक्र हैं, ये विलंब से भाग्योदय कराते हैं, पर ये वृश्चिक राशि में बैठे हैं। इस वजह से कई बार एक बहुत बड़ा बदलाव व्यक्ति के जीवन में 32वें वर्ष के बाद देखा जाता है। 28वें वर्ष पे भी अब इस कुंडली में शुक्र जब कभी भी आएंगे तो व्यक्ति का भाग्योदय होता रहेगा, भाग्य का लाभ मिलता रहेगा। शुक्र की दशा में, गुरु की दशा में, बुध की दशा में और चंद्रमा की दशा में जातक कोई भी अच्छा काम कर सकता है। शनि और गुरु की दशा का अंतिम पवित्र चरण, गुरु यहां विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से वो कम से कम सप्तम भाव का फल ज्यादा करेंगे और 12 में बैठे हैं, इस वजह से उनकी दृष्टि थोड़ी कुदृष्टि में भी बदलेगी, क्योंकि 12वां बैठा ग्रह और 8वें 6वें 12वें भाव का अधिपति जहां भी दृष्टि डालता है वो कष्टप्रद होता है। 12 में बैठे हैं, चतुर्थ को देखेंगे तो थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद भी दे सकते हैं, जहां माता कई बार अपनी जिद पे अड़ने वाली और अपने हिसाब से काम करने वाली होती हैं। यहां अगर गुरु मंगल राहु केतु का प्रभाव नहीं होता तो व्यक्ति को साहसी नहीं बनने देता। इस भाव पे गुरु मंगल का प्रभाव है, इस वजह से कम उसके पास किस बात को कैसे कहना है और कैसे अपना जीवन जीना है, रिसर्च कैसा है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, भेद क्या है, अभेद क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्कर्म और दुष्कर्म के बारे में उसको बोध होता रहता है। लाभ भाव के अधिपति का लग्न में बैठना पर 6वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस वजह से किसी को देने से बचिएगा। और सप्तम भाव के अधिपति का 12 में बैठना, नक्षत्र पे मैंने बात करी है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, क्योंकि चंद्रमा भी पापग्रह होकर के ही बैठे हैं। शुभ ग्रह चंद्रमा होते तो बलवान होते। सूर्य नीच के हैं और चंद्रमा बैठे हैं अपने नक्षत्र में, इस वजह से ये कुंडली जब चंद्रमा की दृष्टि यहां पड़ेगी मीन राशि पे और कन्या राशि पे, अभी कोई वैसे ढैया साढ़े साथी का कोई प्रभाव नहीं है तो चंद्रमा बचे हैं। पर वस्तुतः आपकी कुंडली में मैं जो स्थिति देख रहा हूं उसके आधार पर लग्न में ही लाभेश का बैठना और भाग्य भाव के अधिपति का देखना, साथ ही साथ 6वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के लग्न को देखना या लग्नेश को देखना या लग्न से संबंध बनाना, कई बार साहस इतना है कि व्यक्ति हारेगा नहीं, पक्की बात है। धनदायक ये कुंडली थोड़ी कमजोर है, व्यय इस कुंडली में हमेशा रहेगा, जिम्मेदारी इस कुंडली को निभाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये गंभीर क्षेत्र से व्यक्ति धन कमाएगा। इस कुंडली के लिए बुधवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे होते हैं। इस कुंडली के लिए गुरु मारक भी होते हैं। 12वें भाव में अष्टम इसके साथ राहु के साथ बैठे हैं तो गुरु मंगल और राहु
तीनों ही इस कुंडली में मारक ग्रह की भूमिका में होंगे। सूर्य नीच के हैं, जिनका नीच भंग शनि ने किया है, पर धन भाव को उन्होंने बिगाड़ा है और व्यक्ति में कई बार रोग व्याधि देने की स्थिति में लेके जा रहे हैं। अष्टम भाव पे उच्च की दृष्टि पड़ेगी, इस वजह से व्यक्ति के पास कम से कम ज्ञान होता रहेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वस्तुतः आठवें भाव पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव होगा। गुरु, मंगल, राहु और सूर्य का 4 ग्रहों का प्रभाव यहां है और साथ ही साथ यहां पे भी 4 ग्रहों का प्रभाव है। गुरु, मंगल, राहु और केतु यहां पे भी, और साथ ही साथ 2 ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली में इस भाव पे पड़ रहा है। इस भाव के अधिपति गुरु ने इसे देखा है। सूर्य की उच्च दृष्टि यहां प्राप्त हो रही है। नवम भाव का अधिपति नवम भाव को देख रहा है। लग्न और दशम के अधिपति होकर के बुध तृतीय भाव में बैठे हैं। इस वजह से पराक्रमी योग लगेगा, पराक्रम ही करना पड़ेगा। बाकी की चीजें मैं शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।